हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, जैसा कि अभी भी पता चला है कि आयोग ने कुछ प्रश्नों का डिलीशन किया है, जिससे आपके अंकों में सुधार होगा, आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा और प्री में आपका अव्वल दर्जा आने से और प्री को पास करने में कम से कम आपको सहायता मिलेगी। तो इसलिए साथियों, आप लोग मेहनत करते रहें। यदि आप हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल विकास सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपके मेंस आर मेंस 2025 से संबंधित जो भी आवश्यक बिंदु हैं, आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा होती रहेगी। जो पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे हम अपने ग्रुप के माध्यम से। उसके अलावा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे बैच के साथ, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विकास सिविल एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर हमारा बैच दक्षिणा बैच है, जो कि इस समय बहुत ही प्रचलित बैच है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अपना विश्वास दिखा चुके हैं और आप लोग भी जल्द से जुड़ के हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए और हमारे साथ तैयारी का अनुभव लीजिए मित्रों। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो है आर मेंस एग्जाम का जो ऐसे प्रश्न है यहाँ पर जो बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं, खास तौर पर आर की परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको मैंने एक जगह पर रखा है और आपके लिए सुव्यवस्थित करके मैंने सोचा कि कम से कम एक आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊं और इन पर यदि आप समझ विकसित कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। तो इस तरह करके हम अपने बैच में एक भी चीज़ छूटने नहीं देंगे, या फिर आपको अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर भी नहीं लदाया जाएगा कि दुनिया भर की जितनी परिभाषाएं हैं या फिर मान लीजिए कि अतिरिक्त चीज़ों का बोझ भी आप पर नहीं होगा। आपको सॉलिड वही फैक्ट पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं या फिर जिनसे आपकी परीक्षा का संबंध है। तो इससे आपको भी आराम रहेगा और हमें भी आराम रहेगा। ठीक, आपको आराम रहेगा, सीधा आप पढ़ेंगे फैक्ट टू फैक्ट और परिभाषा टू परिभाषा। आपको परिभाषा दी होगी, आप उसको याद करेंगे, वे चीज़ें आपके सीधे सीधे एग्जाम में आएंगी। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या है, ठीक। तो अब निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष क्या होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष में मान लीजिए कोई पत्र है या फिर कोई निबंध है या फिर मान लीजिए कोई भी बात है जो लिखित रूप में है, तो निष्कर्ष में क्या होगा, जितना भी संपूर्ण पद होगा, संपूर्ण पदों का जो निचोड़ होता है वह निचोड़ सामने रखा जाता है। ठीक है, निचोड़ सामने रखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण पदों का निचोड़ सामने रखा जाता है। मान लीजिए कोई निबंध लिखा हमने और निबंध लिखने के बाद जब अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे तो उसका जो निचोड़ है, पूरे लेखन का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को निष्कर्ष में लिखते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि निष्कर्ष में संपूर्ण पदों का निचोड़ सामने रखा जाता है। यह आशय से भी संक्षिप्त होता है। देखिए, बहुत संक्षिप्त होता है और यह आशय से भी संक्षिप्त होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है भावार्थ क्या है। ठीक है, भावार्थ क्या है। भावार्थ क्या है कि भावार्थ की जब बात कहा जाए तो भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती। भावार्थ में लेखन की कोई भी सीमा नहीं होती है। इसमें हम गौड़ भावों को भी लिखते हैं, मुख्य भावों को भी
लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूल के साथ साथ, मूल भावों के साथ साथ गौड़ भावों को भी लिखते हैं या उनके लिए भी स्थान बना रहता है। ठीक है, तो ये होता है भावार्थ। भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती है। भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती है। अब देखिए, बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न मेंस में आ जाते हैं। इस तरह के प्रश्न मेंस में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे है मुख्यार्थ क्या है। जैसे भावार्थ उसी तरह क्या है, मुख्यार्थ। ठीक है, अब मुख्यार्थ जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि मुख्यार्थ का मतलब क्या है, ये मुख्य धन अर्थ। अब देखिए, मुख्यार्थ में मूल भाव पर बल दिया जाता है। मूल भाव पर बल दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी मूल भाव होता है, मूल भाव पर बल दिया जाता है, इसमें स्पष्टता विद्यमान रहती है। स्पष्टता, इसमें स्पष्टता विद्यमान रहती है, लेकिन क्रमबद्धता का पूर्ण अनुपालन नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है, क्रमबद्धता का पूर्ण, क्रमबद्धता का पूर्ण अनुपालन नहीं हो पाता है। क्रमबद्धता का पूर्ण अनुपालन नहीं हो पाता है। ठीक, लेकिन अब देखिए मुख्यार्थ, ठीक, मुख्यार्थ में मूल भाव पर बल दिया जाता है। मूल भाव पर बल दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रूपरेखा। रूपरेखा क्या है, रेखा क्या है। रूपरेखा किसी अव्यक्त अथवा अलिखित लेख का ऐसा प्रारूप होता है जिसके आधार पर तथ्य अवगत होना सरल नहीं होता है। ठीक है, और फिर रेखा के अंतर्गत ना तो क्रमबद्धता दिखाई देती है और ना संतुलन। ठीक, अब देखिए, यहाँ रूपरेखा की बात कर रहे हैं कि किसी अव्यक्त अलिखित, ठीक, अव्यक्त अलिखित लेख का ऐसा प्रारूप होता है जिसके आधार पर तथ्य अवगत होना सरल नहीं होता है। ठीक है, अब जब अव्यक्त होगा, अलिखित होगा, अव्यक्त होगा, अलिखित होगा, तो लेख का जो प्रारूप होगा उसके आधार पर क्या होगा, तथ्य अवगत होना सरल नहीं होगा। और फिर रेखा के अंतर्गत ना तो क्रमबद्धता दिखाई देती है और ना ही संतुलन। ठीक है, अब देखिए रूपरेखा, अगला है कार्यालयी पत्राचार में अधिसूचना के क्या तात्पर्य है। यहाँ पर कोई गलती की है क्या टाइपिंग में। कार्यालयी पत्राचार में अधिसूचना से, ये लिखा हुआ है, अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। ठीक है, या तो इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाता है और कहा जाता है कि एक अधिसूचना में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। ठीक है, किसी अधिसूचना में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य होती है। ठीक, अब देखिए अधिसूचना में कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली होती हैं। अधिसूचना में हम किस बात का ध्यान देंगे। ठीक, अधिसूचना में हमको ध्यान देना होता है कि सरकार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, सार्वजनिक महत्व का के आदेश हैं, ठीक है, सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए समय समय पर सरकार अधिसूचना का प्रकाशन केंद्रीय या राज्य गजट में करती है। ठीक है, अब सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अधिसूचना का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा के लिए। सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सरकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, सार्वजनिक महत्व के मामले हैं या फिर सार्वजनिक महत्व के आदेश हैं, सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या काम करती है, उसको गजट में, ठीक है, केंद्रीय या राज्य गजट में
उसका प्रकाशन करती है। प्रकाशन के बाद सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कार्यालयीय पत्राचार में अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, या फिर अधिसूचना में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि अधिसूचना में हमको क्या क्या ध्यान दिया जाता है। ठीक, दो प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आ जाता है। ठीक, अधिसूचना के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। अधिसूचना के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। अधिसूचना में क्या होता है? अधिसूचना में उसके प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख होना चाहिए। ठीक, यानी जो अधिसूचना होती है, अधिसूचना में उसके प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख रहना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि उस पर संयुक्त सचिव या उससे बड़े अधिकारी का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त सचिव या फिर बड़े अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद है अधिसूचना चूंकि सरकार की ओर से प्रकाशित होती है, अतः उसमें संबोधन अथवा निर्देश नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से प्रकाशित होती है, इसलिए उसमें संबोधन या निर्देश नहीं होना चाहिए, संबोधन या निर्देश नहीं होना चाहिए। फिर अगला है उस पर प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम तथा पता अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अधिसूचना को किसने प्रकाशित किया, ठीक है, उसका नाम और किस कार्यालय से प्रकाशित किया गया। ठीक है, कार्यालय का नाम और पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पता होना चाहिए कि कहाँ से, किस कार्यालय से अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आगे है अधिसूचना की प्रतिलिपियां। ठीक है, जो भी अधिसूचना होगी उसकी जो प्रतिलिपियां होंगी जिन्हें भेजी जाए, उनका नाम और उनका पता बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उनका नाम और उनका पता क्या काम करेंगे? बाईं ओर जो है लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिसूचना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अधिसूचना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, अधिसूचना के महत्वपूर्ण 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हैं जिसको आप लिखेंगे और ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, अधिसूचना में प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए किसी बड़े अधिकारी का या संयुक्त सचिव का। तीसरा, चूंकि सरकार की ओर से प्रकाशित होती है अधिसूचना, इसलिए उसमें संबोधन अथवा निर्देश नहीं होना चाहिए। चौथा है उस पर प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम तथा पता अवश्य होना चाहिए। पांचवा है अधिसूचना की प्रतिलिपियां जिनको जिनको भेजी जाए, उनका नाम तथा उनका पता बाईं ओर लिखा होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि सरकारी पत्र तो पूछा ही जाता है, अर्ध सरकारी पत्र भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध सरकारी पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्ध सरकारी पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब अर्ध सरकारी पत्र का आशय स्पष्ट करने के लिए देखिए, कोई भी पत्र होता है तो जब सरकारी पत्र भेजा जाता है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी अथवा एक पद से दूसरे पद को जब भेजा जाता है, ठीक, तो होता क्या है कि उसमें औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है। जब औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है और भाषा में औपचारिकता की झलक होती है, ठीक है, औपचारिक बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो शासकीय पत्रों में
यह सरकारी पत्रों में होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ अर्ध सरकारी पत्र में क्या है कि अर्ध सरकारी पत्र ऐसे पत्र हैं जो ये देखिए यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी, ठीक यहाँ पर भी वही बात है, एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को उस समय लिखे जाते हैं जब सूचनाओं या विचारों के आदान प्रदान के लिए व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ठीक है, जब देखिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है, वहां पर जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता का ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को नाम के द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, और उसमें लिख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि श्रद्धेय ना पत्र शैली में आपको क्या काम करना है, लिख देंगे कि प्रिय मित्र, प्रियवर, श्रद्धेय, प्रिय, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे पत्रों में औपचारिकता का निर्वाह नहीं होता है। ठीक है, यानी अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उसमें औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता है और व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया जाता है। व्यक्तिगत नाम से हम जो है व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कर सकते हैं। किन पत्रों में कर सकते हैं? अर्ध सरकारी पत्रों में कर सकते हैं। पत्र लेखक अधिकारी उत्तम पुरुष शैली में पत्र लिखता है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यह पत्र किस शैली में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष शैली में पत्र लिखा जाता है। और संबोधन में आप लिख सकते हैं कि प्रिय, प्रियवर, श्रद्धेय, ये शब्द आप लगा सकते हैं, आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ही पत्र समाप्त होगा, पत्र समाप्ति के बाद आप भवदीय लिखेंगे। भवदीय आपका आदि लिखकर पत्र प्रेषक पर अपना नाम लिखता है और पद नहीं लिखता है। यानी जब प्रेषक का नाम लिखना होता है तो वो अपना नाम लिख देता है। ठीक है, वहां पर पद नहीं लिखता है कि अनुसचिव XYZ, ठीक है, या अनुसचिव का खा गा। ठीक, वहां पर पद का नाम ना लिख के वो काखा गा लिख सकता है। ठीक है, काखा गा मतलब कोई भी नाम, जो नाम होगा, महोदय का जो नाम होगा महोदय अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अब इन शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है संबोधन के लिए कि प्रियवर, ठीक है, आपको सूचित किया जाता है, बताया जाता है जो भी हो, जो बात करनी होगी वो बातें पत्र के माध्यम से हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर औपचारिकता जरूरी नहीं है। ठीक है, औपचारिकता जरूरी नहीं है, औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत नामों का उल्लेख कर सकते हैं, व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया जा सकता है। पत्र लेखक अधिकारी क्या काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तम पुरुष शैली में पत्र लिखता है। ठीक है, और यहाँ देखिए रेड से जो है, जब सूचनाओं या विचारों के आदान प्रदान के लिए व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो ऐसे पत्रों में औपचारिकता का निर्वाह नहीं होता है, नहीं किया जाता और व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया जाता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र। इसी को क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आदेश पत्र। आदेश पत्र, आदेश पत्र पर हम लोग बात करेंगे, आदेश पत्र के लिए बात करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आदेश पत्र व्यवहार के किस रूप से संबंध रखता है तथा उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक,
पत्र व्यवहार का किस रूप से संबंध रखता है और उसकी उपयोगिता क्या है? ठीक है, आदेश। ठीक, प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्यों में आदेश पत्राचार के रूप में समय समय पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य व्यवहार में करता है। अब देखिए, प्रशासनिक व्यावसायिक कार्यों में, ठीक, प्रशासनिक कार्यों में, व्यावसायिक कार्यों में आदेश पत्राचार के रूप में समय समय पर, ठीक है, समय समय, पत्राचार में क्या होता है, आदेश का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जब भी क्या होता है, कुछ भी हमको कोई भी सूचना हमें देनी होती है और ऊपर से नीचे की ओर देनी होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में, ज़्यादातर इस फॉर्मेट आदेश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में सबसे ज़्यादा, व्यावसायिक कार्यों में पत्राचार के रूप में समय समय पर व्यवहार में आता है। आदेशों को अंग्रेजी में आर्डर कहते हैं या फिर डायरेक्शन के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदेश या निर्देश, ठीक, चाहे आदेश कहें चाहे निर्देश कहें, कि दोनों क्षेत्रों में उपयोगिता निर्विवाद है। ठीक है, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है, अर्थात कोई भी विवाद नहीं है। दोनों क्षेत्रों में उपयोगिता है, व्यावसायिक में भी, प्रशासनिक में भी। प्रशासन एवं व्यावसायिक संस्था के कार्यालय दोनों स्थानों पर, ठीक है, दोनों स्थानों पर अपने कर्मचारियों से अधिकाधिक और उत्तमोत्तम कार्य परिणाम प्राप्त करने के लिए वहाँ के उच्चाधिकारी आदि समय समय पर कार्य समीक्षा करके उन्हें निर्देश एवं आदेश देते रहते हैं। ठीक है, अब अधिकारी क्या काम करते हैं, समय समय पर समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद जो भी उनको कहना होता है, जो भी लागू करवाना होता है, उसके लिए वो निर्देश देते हैं या अथवा आदेश देते हैं। समीक्षा करके उन्हें निर्देश या आदेश देते रहते हैं। आदेश और उसके अनुपालन में कोई ढिलाई नहीं दिखलाई जा सकती। ठीक है, यानी जो भी आदेश हो जाता है सरकारी तंत्र में, तो उसके अनुपालन में कोई भी ढिलाई नहीं चाहिए होती है, उसको ढिलाई नहीं दिखलाई जा सकती। ठीक है, उनका पालन करना ही होता है, यानी जो कर्मचारी होता है, ठीक है, या अधीनस्थ अधिकारी होता है, उसको आदेशों का पालन करना ही होता है। ठीक, वो आदेशों को पालन करने का बाध्य होता है। आम तौर पर आदेश उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष शैली में, जैसे मैं या मुझे के साथ आरंभ होते हैं। ठीक है, और आरंभ का संबोधन प्रिय, महोदय या महोदय आदि से होता है। ठीक, आरंभ का संबोधन प्रिय, महोदय या महोदय आदि से होता है। ठीक है, अब मित्रों रात्रि का समय है, इस समय बारिश बड़ी तेज शुरू हो गई है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम चालू है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि अनुस्मारक, अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, अब जैसे अनुस्मारक की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जब भी पत्राचार होता है एक विभाग से दूसरे विभाग को या एक पद से दूसरे पद को, जब कोई भी पत्राचार किया जाता है, ठीक है, तो सरकारी कार्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, आदि का पत्राचार किया जाता है। तो समय समय पर ज्ञापन दिया जाता है, ठीक है, आदेश दिया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या पत्राचार के माध्यम से ये सब काम होता है। ठीक है,
जिस समय पर उनका उत्तर नहीं प्राप्त होता, ठीक है। अब देखिए, जब उत्तर नहीं प्राप्त होता है तब क्या काम किया जाता है कि उनको पुनः से जो है याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है, ठीक है। तो कार्यवाही में विलंब होता है, ठीक है। जो कार्यवाही होती है उसमें विलंब होता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों आदि को स्मरण दिलाने हेतु पुनः पत्र भेजा जाता है। यानी उनको याद दिलाने के लिए, उनको स्मरण दिलाने के लिए पुनः पत्र भेज दिया जाता है। इसे ही अनुस्मारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं, अथवा अनुस्मरण पत्र कहते हैं। अनुस्मरण पत्र कहते हैं, ठीक है। एक अनुस्मारक पत्र का उत्तर ना आने पर क्या होता है? दूसरा भेज दिया जाता है, ठीक। जब दूसरा भेज दिया जाता है फिर भी उत्तर नहीं आता तो तीसरा भेज दिया जाता है। यानी 3 अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। ऐसे पत्रों में मूल पत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी मूल पत्र वैसा ही होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बस उसमें क्या किया जाता है? संख्या बढ़ा के लिख दी जाती है। केवल दाईं ओर स्मरण पत्र लिखकर उसकी संख्या लिख दी जाती है, ठीक। दाईं ओर क्या लिख देते हैं? स्मरण पत्र लिख देते हैं और उसकी संख्या लिख देंगे कि पत्र संख्या इतना। असंख्य पत्रों की आवाजाही और कार्य की व्यस्तता के बीच महत्वपूर्ण कार्य विस्मृत ना हो जाए, इन दृष्टि से कार्यालय में अनुस्मारकों का महत्व निर्विवाद है, ठीक है। ठीक है, कार्यालय में जो अनुस्मारकों का महत्व है वह क्या है? निर्विवाद है। तो ये अनुस्मरण या अनुस्मारक बार बार प्रतियोगी परीक्षा में, आरओ में, पीसीएस मेंस में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद समझ के नोट्स बना लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर से अपने अगले लेक्चर में आप सभी लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।